हाय गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। सो गाइस, आज के लेक्चर पे लेट्स डू इन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द कैपिटल मार्केट सेक्टर। द आइडिया इज कि जो मेरे एक अदर वीडियो था ना कि व्हाट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स डोंट टेल यू, समथिंग लाइक दैट, उसमें मैंने अपना इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बनाया था। ठीक है। एंड मोर ओवर वो था कि स्ट्रक्चरल प्ले था, कि हाउ डू यू प्ले अ स्ट्रक्चरल प्ले, मतलब जो कंपनी जो जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह स्टेबल रहता है। वहां पर मैंने आपको वो सिखाता है कि कैसे आप कोई भी स्टॉक को फट से रिजेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा यूट्यूब वीडियो अभी तक उस पे है। नाउ मैं आपको एक दिखाना चाह रहा था कि हाउ डू वी प्ले अ साइक्लिकल सेक्टर, है ना। फ्रेमवर्क्स वही रहेगा, अगेन जो मैंने आपको फ्रेमवर्क दिखाया था वही रहेगा। दो ये दोनों वीडियो में कुछ लिंकेज नहीं है, सो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो यू कैन ऑल्सो गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो चल, वो तो मैं धीरे धीरे और डिस्कस करता हूँ। अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन। एंड बाय द वे, मतलब बिफोर आई इवन बिगिन, आई कैन टेल यू दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर टू स्टडी, बिकॉज आपको तो पता ही है कि इंडिया में एसआईपी कल्चर वर्क कितना ज्यादा बूम कर रहा है। सो एवरी प्लेयर इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, इन दिस सेक्टर। सॉरी, दिस इज आर्ट ऑफ रिजेक्टिंग। एक सेकंड। डिकोडिंग कैपिटल मार्केट सेक्टर। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये सेक्टर क्यों ही पढ़ा रहा हूँ। ये 4-5 स्लाइड में हम लोग इसका आंसर हमें मिल जाएगा। सी, ये सेक्टर, दिस इज रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ ऑल द कैपिटल मार्केट प्लेयर्स। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वी विल स्टडी दिस सेक्टर फ्रॉम वेरी बेसिक्स एंड टू एन एक्सटेंट। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस वैल्यूएशन में कौन सा बिजनेस खरीदना सही रहता है। मतलब पूरा A to Z कवर्ड है इसमें। तो इसमें अब आप देखो कि रेवेन्यू ग्रोथ कितना ज्यादा तेजी से हो रहा है। मतलब 2013 से 2020 पूरा इंडस्ट्री ही 15% के आगार से ग्रो कर रहा था, देन पूरा इंडस्ट्री 30% के आगार से बूम करने लग गया पोस्ट कोविड, जो आपने बूम देखा। सो इंडस्ट्री ही जब इतना तेजी से ग्रो कर रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड द स्कोप फॉर गुड प्लेयर्स। ठीक है। ये दिस स्लाइड शोज द एसआईपी बूम। अब आप देखो कि जैसे अब आप कंपेयर कर लो ना कि एक डिकेड में ही कितना ज्यादा, मतलब 44,000 से 3 लाख करोड़ तक आ गया है। सो 8 to 9 टाइम्स ग्रो करके एक डिकेड में, राइट, मतलब 8 टाइम्स हुआ आइडियली। सो पूरे 6, मतलब एक 10 साल से भी कम पे 7 टाइम्स, 7-8x हो गया एसआईपी बूम, एंड इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम हियर। सो ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स? सो सी, इंडियंस का जो पहले मेजरली मेजर जो इन्वेस्टमेंट होता था वो गोल्ड, रियल स्टेट, एफडीज, ये सब होता था। स्टॉक मार्केट एज एन इन्वेस्टमेंट तो कम ही देखा जाता था, राइट। सो अब आप वो देखो FY13 पे मतलब जो पूरे एसेट है उसका इक्विटी में सिर्फ 2.2% था, एंड नाउ इट हैज इंक्रीज टू 7%, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट विल ओनली इंक्रीज बिकॉज पीपल हैव रियलाइज। सी, रियल एस्टेट वगैरह में तो कितना ब्लैक मनी पूरा होल्ड रहता है। सो उनके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड रहते हैं। सो एक कॉमन पीपल कहाँ इन्वेस्ट करे? सो म्यूचुअल फंड एंड इक्विटीज बिकम्स अ गुड टूल जहाँ से लोग इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं एंड कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। और अब देख लो, इन्फ्लुएंसर कह लो या जो भी कह लो, उसके कारण भी काफी ज्यादा बूम आया है। पीपल का नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हैज इंक्रीज। सो इस वो एक रीजन है कि हमारा स्टॉक मार्केट, मतलब वाई आर वी लुकिंग एट दिस सेक्टर, बिकॉज इस सेक्टर का ग्रोथ बहुत ज्यादा है। दिस इज, तो हमारा चेकलिस्ट का पहला पॉइंट ही था कि ग्रोथ ग्रोथ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं देखता हूँ, बिकॉज इस सेक्टर में ग्रोथ इतना ज्यादा हो रहा है एंड द ग्रोथ इज हियर टू स्टे। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इंडिया का एसआईपी कल्चर बंद हो जाए या इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कम हो जाए। इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज, राइट। सो वो रीजन है। सो दीज आर दी प्लेयर्स, मतलब ये ऐसे तो ये स्लाइड आपको यही बता रहा है कि सारे प्लेयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज हो गया है, बट मैं अपनी एक बार जिस्ट दे देता हूँ, बाकी हर बहुत डिटेल में देखेंगे। दीज आर, ये जो है ना, एएमसी, ब्रोकर्स, वेल्थ मैनेजर्स, आरटीए, डिपॉजिटरी, एक्सचेंजेस, रेटिंग एजेंसीज, दीज आर ऑल दी प्लेयर्स जो एग्जिस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर्स में। तो एएमसी क्या हो गया? एएमसी हो गया लाइक मैन्युफैक्चरर ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे आप पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो उनकी एएमसी हाउस है, बिकॉज वो म्यूचुअल फंड्स बना रहे हैं एंड आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। सो आप ऐसे समझो एमसीज को कि वो मैन्युफैक्चरर है। म्यूचुअल फंड, पीएमएस वगैरह और भी चीज होते हैं। सो उनके वो मैन्युफैक्चर है जिसका आप पैसा लगाते हो, राइट। आप एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। सो
कोई है ना कि वो एक म्यूचुअल फंड है, उसका पोर्टफोलियो मैनेजर है, तो वो एएमसी हो गया। ब्रोकर्स, अब जैसे ज़ेरोधा वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो अलग-अलग टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। एक इसको जैसे ज़ेरोधा, इनजर्वल, अपस्टॉक, इसको हम लोग ज़ीरो डिस्काउंट ब्रोकर्स कहते हैं, राइट? इसको डिस्काउंट ब्रोकर्स कहते हैं बिकॉज़ यहाँ पर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो। और एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स, जैसे मोतीलाल ओसवाल वगैरह, जो आपको ब्रोकिंग के साथ और भी सर्विस देते हैं। लाइक आपको इक्विटी रिपोर्ट्स भेजेंगे कि किस कंपनी में बाय सेल करना है, रिकमेंडेशन भेज देंगे। सो अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। फिर होते हैं वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे पीएमएस जो होता है, जिसमें आप 50 लाख एंड अबव, जैसे आप एक पैसा दे दिए एक फंड, एक पीएमएस हाउस को, से 1 करोड़ रुपीज, वो आपका एनुअली 1 से 1.5% चार्ज करता है, और आपकी आपको उसमें फिर वो आपका फंड मैनेज कर रहा है, वो वेल्थ मैनेजर्स हो गया। आरटीए हो गया, जो आपके पूरे बैक एंड का काम देख रहे हो, जैसे आप एक आईपीओ में अप्लाई किए, तो केवाईसी वगैरह करना, किसके नाम पे शेयर्स है वो हो गया। डिपॉजिटरीज हो गया, सीडीएसएल, एनएसडीएल, जो सी आप तो रिलायंस में जैसे सब वो शेयर में पैसा लगा दिए, बट उसका वो रहता किसके पास है वो शेयर, वो डिपॉजिटरी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। देन एक्सचेंज हो गया, एनएससी, बीएसई, एंड रेटिंग एजेंसी जैसे क्रिसल वगैरह हो गया, जो है ना, मूडीज जो वगैरह, जो एक इक्विटी रिपोर्ट को बनाता है, बाय रेटिंग्स, सेल रेटिंग वगैरह। हम रेटिंग एजेंसीज को नहीं देखेंगे यहाँ पे, अदर देन दैट विल लुक एट ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। फिर लास्ट में ये भी देखेंगे कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं, कौन सा बिजनेस ज्यादा सिक्लिकल है, लेस सिक्लिकल है। विल स्टडी एवरीथिंग। मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, उनका क्या काम है, बाकी बहुत डिटेल में देखेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब सी आई एम रिटरेटिंग, बट ये मतलब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे ओनली इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट सेक्टर, बिकॉज एक इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे प्लेयर्स है, एंड ये इंडस्ट्री ही इतना तेज ग्रो कर रहा है कि इसमें अगर आप अच्छे प्लेयर्स चुनोगे, दे आर ग्रोइंग एट और ग्रो फास्टर पेस। तो ये इंडस्ट्री में प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, and इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, और एक टर्मिनल वैल्यू इंटैक्ट है। टर्मिनल वैल्यू इंटैक्ट इन द सेंस, ये फ्यूचर में भी ग्रो करेगा। दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्री जहाँ पर हम देख सकते हैं, बिकॉज एज यू नो कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग। अब आप ही बताओ ना यार, आप भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना बंद थोड़ी ना करोगे। यू विल नॉट गो एंड बाय गुड़गांव में रियल एस्टेट वगैरह, है ना, ऑब्वियसली, योर स्टार्टिंग और करियर और जो भी, बिकॉज तो वही है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इज हियर टू स्टे इन द। अब आप ये देखो, in the last decade, households have increasingly preferred financial assets over physical assets to achieve long-term saving goals. So this is a structural shift, because मेरे पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. This is a structural shift, and we have to latch on this on that shift. And second point, देखो, number of demat account has increased 5x in last 5 years. Can you imagine the scope here? ठीक है. So this is one of the report by मोतीलाल ओसवाल. So इस चार्ट में सिर्फ आप चार्ट नंबर डी पे देखो, ये सिर्फ एक चीज बता रहा है कि FY 24 से FY 30 अगर हम इसी SIP ग्रोथ रेट पे भी रहे, एंड इसमें हम लोग लमसम भी कंसिडर नहीं किया। लमसम मतलब जैसे एक तो आप SIP करते हो जो आपका मंथली कट हो जाता है ना, मंथली 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो आप करते हो, वो एक SIP हो गया। एंड एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, से सपोज आपका बोनस है 10 लाख रुपीज या जो भी आया, सो आप एक ही बार में उसको म्यूचुअल फंड में डाल दे रहे हो, सो दैट इज लमसम इन्वेस्टमेंट। सो बहुत लोग लमसम एंड SIP दोनों करते हैं, कि SIP मंथली का हो गया एंड कुछ बोनस आया या कुछ हुआ, देन वो लमसम करते हैं। सो इसमें हम लोग लमसम को इग्नोर किए हुए हैं। इस चार्ट पे सिर्फ यही दिखा रहा है कि अगर करंट SIP का जो ग्रोथ है यही सस्टेन हो गया, सो FY 24 से FY 30 6 साल में ही 3x हो जाएगा। इंडस्ट्री का साइज, जो म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो वगैरह का साइज है, वो 6x हो जाएगा। एंड इसमें हम लोग लमसम भी नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इसमें दो कैविएट है। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि SIP का रेट सेम रहेगा, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वो इंक्रीज ही करेगा। एंड लमसम भी नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, बिकॉज लमसम इन्वेस्टमेंट्स होते ही होते हैं। सो डिस्पाइट दोस टू फैक्टर्स जो हमारे फेवर में है, बट हम यहाँ पर नहीं कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद भी वी कैन सी दैट द इंडस्ट्री विल ग्रो 3x इन ओनली 6 years. सो यू कैन ओनली इमेजिन द स्कोप. सो ऑलराइट, सो ये वही कुछ डेटा है जो आपको बस ये बता रहा है कि इसका स्कोप क्या है, इफ इन केस यू हैव नॉट बीन एबल टू विजुअलाइज. सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री AUM हैज ट्रिपल्ड सिंस FY 20, पहला पॉइंट. दूसरा, कि विथ रिटेल म्यूचुअल फंड्स AUM क्लॉकिंग ऑफ कैगर ऑफ 18% वर्सेस द ओवरऑल इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड. मतलब आप समझ रहे हो कि 18%, 17% से तो म्यूचुअल फंड का AUM ग्रो कर रहा है. थर्ड, म्यूचुअल फंड यूनिक इन्वेस्टर्स आर ऑन अप ट्रेंड. सो मतलब न्यू डीमैट्स अकाउंट भी ओपन होते जा रहे हैं, एंड ऑल टाइम हाई SIP इनफ्लोज हमें देखने को मिल रहा है. सो लॉन्ग टर्म रिस्क फॉर RTA, टेलीस्कोपिक प्राइसिंग. सो इसमें क्या है ना कि देखो, दो तरीके के फंड्स होते हैं, एक होता है एक्टिव AUM और एक होता है पैसिव AUM. सो
पैसिव एयूएम मतलब जो भी पैसिव फंड्स होते हैं ना, वो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। इंडेक्स को रेप्लिकेट करना, जैसे मान लो आप निफ्टी 50 है, ठीक है, तो निफ्टी की जो 50 कंपनीज है, जिस भी वेटेज में है, उसी वेटेज में आपका वो फंड एलोकेट हो जाते हैं। तो इसका इंटेंशन होता है कि टू रेप्लिकेट द इंडेक्स, ठीक है। और एक एक्टिव एयूएम होता है जो इसमें आपका एक फंड मैनेजर होता है, मतलब फंड मैनेजर इसमें भी होते हैं, बट एक्टिव एयूएम का इंटेंट होता है कि हमें अल्फा जनरेट करना। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा जनरेट करना है? कि अगर से इंडेक्स हमारा 10%, जो भी उनका रिस्पेक्टिव इंडेक्स है, सपोज एक म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप में ऑपरेट कर रहा है, तो स्मॉल कैप एक इंडेक्स होगा। सी सपोज स्मॉल कैप का इंडेक्स इस साल 12% जनरेट किया। सो ये जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वाले ना, इनका इंटेंट होता है कि वो उसको बीट करे, मतलब उनका एक ही इंटेंट होता है, टू बीट द इंडेक्स। एंड पैसिव फंड का एक ही इंटेंट होता है कि टू रेप्लिकेट द इंडेक्स। अब जब आप देखोगे ना, तो इंडिया में पैसिव फंड्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। सो एक मिनट। हाँ, सो जैसे अब देखोगे ना, इंडिया में एक ट्रेंड हो रहा है कि पैसिव फंड्स का शेयर बढ़ रहा है, बिकॉज एक्टिव मैनेजर्स बहुत सारे तो इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पा रहे। जैसे मैं अभी आपको बताया था ना, कि एक्टिव फंड्स का एक ही गोल होता है कि टू बीट द इंडेक्स, उनको अल्फा जनरेट करना होता है। इसीलिए आप देखोगे तो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड यार, कोई गेट पर है, जस्ट गिव मी। हाँ, सो जैसे भी मैं आपको बता रहा था ना कि एक्टिव फंड का इंटेंट होता है कि वो इंडेक्स को बीट करना है, बट बहुत सारे फंड मैनेजर्स को बीट नहीं कर पाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट, इंडिया में आप देखोगे पैसिव पैसिव फंड्स का उनका ग्रोथ अब ज्यादा हो रहा है। तो ये कंपैरिजन है कि यूएसए कहाँ स्टैंड करता है एंड इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, दैट अगेन गिव्स अ लीवे, एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, राइट। सो ये अलग अलग प्लेयर्स हो गए, जैसे भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सो एक बार फिर से बस आइडिया दे देता हूँ कि ये सारे अलग अलग प्लेयर्स हो गए। हम लोग हर प्लेयर को पढ़ेंगे, मतलब हर सेक्टर को पढ़ेंगे कि एसेट मैनेजर्स क्या हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट क्या हो गया, ब्रोकर्स क्या हो गया, एक्सचेंज क्या हो गया, डिपॉजिटरी क्या हो गया, आईबी क्या हो गया, इंफ्रा जो केवाईसी वगैरह जो होता है, जो आरटीएस क्या हो गया, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या हो गए। सो मैं आपको जैसे नहीं बता रहा था कि मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग सिर्फ कैपिटल मार्केट पे ही इन्वेस्टेड रहते हैं, बिकॉज देखो आप इस कैपिटल मार्केट सेक्टर के अंदर ही कितने सारे वो हो गए, प्लेयर्स हो गए, एसेट मैनेजर्स हो गए एंड डिपॉजिटरी वगैरह, ये सारे अलग अलग प्लेयर्स हो गए, एंड विद इन दैट भी कितने सारे प्लेयर्स है। सो ये सेक्टर आप मतलब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेक्टर है, एंड इट्स अ वेरी गुड सेक्टर टू लैच ऑन, मतलब जेन्युइनली। सो एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। एंड ये डिफरेंट सारे प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होगे। सो जैसे अभी मैंने आपको बताया एक्टिव पैसिव क्या हो गया, कि पैसिव रेप्लिकेट कर रहे हैं इंडेक्स को, एक्टिव बीट कर रहे हैं इंडेक्स को। एंड फिर कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ कुछ ग्रोथ फंड्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ होते हैं कि लिक्विडिटी चाहिए। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे लिक्विड फंड्स होते हैं, जैसे सिर्फ आपको 5 दिन, 7 डेज, 10 डेज के लिए पैसा रखना है। तो यू उसमें आप लिक्विडिटी चाह रहे हो ना, कि भाई मेरे को 5 दिन में बेच देना है, मेरे को कुछ काम है, और आई नीड माई मनी आफ्टर 7 to 8 days। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। कुछ कुछ ग्रोथ फंड हो गया, कि सपोज आपको उस पर चाहिए 5 years के लिए, आप इन्वेस्टेड हो, आपको पता है कि भाई मेरे को, मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप ग्रोथ फंड पे दे दिए। आपको पता है कि इससे सपोज आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो उसके लिए अलग फंड है। वैसे ही कुछ कुछ जैसे अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, कोई कोई जैसे कोई एएमसी से कोई फंड है, वो आप इक्विटी पे पैसा लगा रहे हो, आप डेट पे लगा रहे हो, आप मिक्स करके लगा रहे हो, वो आप पे डिपेंड है आपको क्या रिस्क लेना है एंड क्या होराइजन है। से सपोज आपको रिस्क कम लेना है, यू आर हैप्पी विद 7 8 9% काइंड ऑफ रिटर्न, यू गो फॉर डेट फंड। आपको डाइवर्सिफिकेशन प्ले खेलना है, तो यू वांट ना कि थोड़ा सा इक्विटी हो, थोड़ा सा डेट हो, थोड़ा सा गोल्ड हो, थोड़ा सा कमोडिटी हो,
वो मल्टी एसेट प्ले हो गया। कुछ थीमेटिक होते हैं कि आपको टैक्स सेविंग करना है तो आप ईएलएसएस पे चले गए। एंड सो मतलब ये अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे एएमसी क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर ऑफ म्यूचुअल फंड। सो वो अलग अलग फंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं टू कैटर टू योर नीड्स। सो ये उसका चार्ट था कि क्या नीड्स है, उसके हिसाब से क्या फंड्स वो दे रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब इंडिया में ना पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। आप देखो पैसिव मार्केट शेयर, आप देखो 2015 से 2024 2% से 16% हो गया। मतलब 10 साल से भी कम में वो 8x हो चुका है। तो दैट्स द थिंग, राइट? ठीक है। बट ये इंडस्ट्री का क्या सीन है, मैं आपको वो बता देता हूँ। दिस इंडस्ट्री इज शैलो सिक्लिकल, नॉट डीपली सिक्लिकल। मतलब जैसे मैं आपको बहुत ज्यादा सिक्लिकल, मतलब शैलो सिक्लिकल है, बहुत ज्यादा डीपली सिक्लिकल नहीं है कि मतलब मार्जिन वगैरह बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, बट फ्लक्चुएशन होता है। सो ब्रोकर्स, पहला पॉइंट देखो, ब्रोकर्स सी इवेपोरेटिंग वॉल्यूम्स व्हेन मार्केट फॉल्स। तो ब्रोकर्स क्या हो गया, जैसे सपोज आप ज़ेरोधा, ग्रो वगैरह सब इन्वेस्ट करते हो। अब आप देखोगे कि जब एक मार्केट बूम करता है, मतलब जब एक सेंसेक्स निफ्टी सब ऊपर जाता है, इंडेक्स ऊपर जाता है, आप देखो ज्यादा ट्रेडिंग होता है, ज्यादा एफएनओ होता है, तो ब्रोकर्स का अर्निंग वगैरह बढ़ते जाता है, राइट? बिकॉज ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बट एक बेयर मार्केट में, जैसे एज एन जून 2026 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी क्या हो रहा है ना कि सेंसेक्स वगैरह उतना परफॉर्म नहीं कर रहे, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन भी काफी हाई चल रहा है, राइट? यूएस ईरान में चलते रह रहा है, चीजें होते रह रही है। सो अभी जो तो अभी भी एक डेटा था कि अभी जो एयूएम, मतलब एसआईपी इनफ्लो हुआ है इस क्वार्टर में, वो रिकॉर्ड लो है इन 3 to 4 years के टाइम कंपैरिजन में। तो यही दिक्कत है। मतलब ये अब वही होता है ना कि लोग तो तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट बढ़ते रहता है, जब गिरते रहता है तो हम लोग एक काउंटर नैरेटिव सुनते हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मार्केट बूम कर रहा था ना 1-2 साल पहले, तो आई यूज टू रीड पोस्ट कि इट इज नॉट इंडियाज डिकेड बट इट इज इंडिया सेंचुरी, ऐसा पोस्ट आता था। एंड अभी काउंटर नैरेटिव चलता है, अभी सब यूएस को बोलते हैं कि अभी इंडिया में यही कहते हैं ना कि इंडिया में एआई प्ले नहीं है, मतलब वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एआई सिस्टम। बट दिस इज, मतलब ये फॉल्स नैरेटिव है। आई एग्री कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट नॉट द रीजन टू अबैंडन इंडिया, बिकॉज हम तो कभी एक आईटी प्ले नहीं थे। हम तो आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते थे, सो वी कैन डू द सेम विद एआई एज वेल। सो वो वही है कि जैसे तभी मैंने एक जो पी का वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने बोला था प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं है, वो परसेप्शन टू अर्निंग रेशियो है। जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, इंडिया का परसेप्शन अच्छा हो जाता है। जब इंडिया का स्टॉक मार्केट गिर जाएगा तो इंडिया का परसेप्शन खराब हो जाएगा। तो दैट इज द थिंग। तो सेकंड पॉइंट, रेगुलेटरी चेंजेस कैन इम्पैक्ट द सेक्टर, है ना? बिकॉज जैसे इसमें होता है ना कि अब जैसे सेबी ने एफएनओ को लेके काफी स्ट्रिक्ट सिस्टम किया है। दे वांट टू बैन एफएनओ बिकॉज आई कैन टेल यू कि इंडिया में एफएनओ में हम लोग बहुत पैसा लूज करते हैं। एंड होता क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ में ट्रेड कर रहा है, पैसा लूज कर रहा है, एंड अल्टीमेटली वो कोई यूएस का हेज फंड है, वो लोग ही तो ले जा रहे हैं। बिकॉज हम यहाँ पे हार रहे हैं तो वो लोग जीत जा रहे हैं। एंड मतलब ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है। आई कैन टेल यू कि इसका कंपैरिजन है कि इंडिया में जितना एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है ना, उतना एक रिटेल, मतलब उतना हम लोग सब मिला के एफएनओ में हार जाते हैं। सो वी वांट कि ये पैसा कंजम्पशन में जाए, राइट? बिकॉज कंजम्पशन में जाएगा, इकोनॉमी बूम करेगा। विजा वैसे यूएस हज फंड के पास जा रहा है। सो इसमें से भी काफी चेंजेस लाते रहता है कि टू कर्व, जैसे गेमिंग एप्स को भी हटाया। तो और वैसे ही मतलब एफएनओ सेगमेंट में भी काफी चेंजेस किए हैं। सिंस आई डोंट डू ट्रेडिंग, तो मुझे एफएनओ के रूल्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। सो बट आई कैन टेल यू उससे इनका मार्जिन इम्पैक्ट हो जाता है। बिकॉज आप जितना एफएनओ करोगे उतना ट्रेडर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए अच्छा, उतना एनएससी बीएससी एक्सचेंज का प्रॉफिट हो जाता है। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आईपीओस। जब देखो एक बुल मार्केट होता है तो दन 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 आईपीओ आता रहता है ना? एंड बेयर मार्केट में आईपीओस नहीं आता है। सो इसमें क्या कि सारे प्लेयर्स एक साथ ही इफेक्ट हो जाते हैं ना। डिग्री ऑफ सिक्लिकलिटी वैरी हो जाता है, वो आपको लास्ट में बताऊंगा जब मैं आपको सारे प्लेयर्स बता दूंगा कि इस सेक्टर में कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं। देन मैं आपको वो कंपैरिजन दिखा दूंगा कि कौन ज्यादा सिक्लिकल है, कौन कम सिक्लिकल है। बट जैसे आप देखो कि वही, जैसे मैंने आपको आईपीओ के बारे में बताया कि ज्यादा आईपीओ आते हैं तो हर प्लेयर का फायदा है ना। जिससे सपोज अपने जरूरत से आप या ग्रो से आप अपना ट्रांजेक्शन आईपीओ में प्लेस कर रहे हो, तो उस ट्रांजेक्शन में जरूरत भी कमा रहा है। एनएससी बीएससी में मान लो बीएससी में वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, बीएससी कमा रहा है। देन जो आपको केवाईसी करते हैं कैंप्स वगैरह, उनका भी कमाई हो जाता है। एंड अल्टीमेटली आपका शेयर कौन होल्ड करता है, सीडीएसएल एंड एसडीएल, तो उनका भी कमाई हो जाता है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि जब ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, जब एक बुल मार्केट आता है, आईपीओ वगैरह आते हैं, एंड जब ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं तो हर प्लेयर का इनकम बढ़ रहा है यहाँ पे। वेल्थ मैनेजर्स का क्या सीन है? सो वेल्थ मैनेजर्स क्या हो गए, जैसे जैसे एक पीएमएस, जैसे पीएमएस होता है, पीएमएस एआईएफ अलग अलग चीजें होता है। तो पीएमएस क्या है
जैसे सपोज आप मान लो पीएमएस चलाते हो, तो पीएमएस फंड मैनेजर क्या होता है ना कि यू नीड टू मिनिमम इन्वेस्ट 50 लाख विद देम। आपको उसको 50 लाख रुपए मिनिमम देना है, एंड वो आपसे ट्रांजेक्शन फीस लेंगे। लाइक वो कहेंगे कि हम आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए 1 से 2% चार्ज करेंगे। मतलब इसमें काफी चीजें होते हैं, सॉफ्ट हडल, हार्ड हडल, तो उस पर भी मैं नहीं घुस रहा हूँ। बट से सपोज वो 1-2% चार्ज कर रहे हैं, तो अब होता क्या है ना कि जिससे भी एक बुल मार्केट होता है तो उस पर ज्यादा फंड्स आ रहे हैं, तब तो ठीक है। बट एक बेयर मार्केट में क्या, अब से सपोज वो 50 लाख चार्ज कर, मतलब 50 लाख अब से फंड ले रहे हैं एंड उसको वो पैसा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 50 लाख पे से सपोज वो 2% चार्ज कर रहे हैं, तो कितना हो गया आपका 1 लाख रुपए के साथ। हिसाब से हो गया। सो दे आर चार्जिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो उनको उसके अंदर काफी अच्छे अच्छे एनालिस्ट भी रहते हैं। अब एक डाउनटर्न आ गया एंड उस पर ज्यादा इन्फ्लोज नहीं आ रहा है, तो वो अपने एनालिस्ट को भगा थोड़ी सकते हैं। मतलब बिकॉज दे नीड टू बी स्टिकी विद देम, राइट? बिकॉज एक बुल रन में वही तो आपका रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह में हेल्प करेगा। सो फॉर वेल्थ मैनेजर द कॉस्ट इज कांस्टेंट। बुल रन है, बेयर रन है, आपको तो एनालिस्ट वगैरह रखना ही पड़ता है। सो ड्यूरिंग लीन फेजेस मार्जिन्स कैन टेक अ हिट बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास फंड्स नहीं आएंगे, बट आपका खर्चा तो उतना ही रहेगा। वो चीज है। एंड फॉर डिपॉजिटरीज जो सीडीएसएल एनएसडीएल हो गए, जो जिसके पास आपका सिक्योरिटीज रहता है, से सपोज आपने ट्रांजेक्शन करके रिलायंस या एयरटेल खरीद तो लिया, बट आपके पास वो शेयर थोड़ी है, वो होल्डिंग तो सीडीएसएल एनएसडीएल के पास रहता है। सो अब बुल मार्केट में ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो वो ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं, वो ज्यादा अर्न करते हैं। बेयर मार्केट में वो नहीं करते हैं। फॉर एएमसीज जो जिसमें आप म्यूचुअल फंड वगैरह करते हो, एओएम कैन सी टेम्पोररी डिप विद मार्केट फॉल एंड राइज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गिवन एज ऑफ जून 2026 इस क्वार्टर का डेटा था कि अभी म्यूचुअल फंड्स वाज रिकॉर्ड लो। सो इनका हिट हुआ ही ना ऑब्वियसली। सो एंड देयर आर मार्क टू मार्केट गेन्स और लॉसेस ऑन एओएम। मतलब जैसे आप ट्रेडिंग वेडिंग करते हो, जैसे मान लो जैसे मोतीलाल ओसवाल है, तो अब वो खुद भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब उनका बुक्स ऑफ अकाउंट देखोगे ना, तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उनका, ठीक है। वो भी तो उनके पास भी जो सरप्लस पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। सो अब इसमें होता क्या है ना कि बेयर मार्केट में आप सपोज आपका सिक्योरिटी का जो शेयर है उसका दाम तो गिर ही जाता है। सो आपको वो बुक्स में वो लॉस दिखाना पड़ता है। वीजा विज जब बुल मार्केट आता है तो सपोज वो शेयर का दाम बढ़ गया, तो आपको जो गेन्स है वो भी आपको वो बुक्स में दिखने लगता है, वो गेन्स। सो वही है ना कि बेयर मार्केट में बहुत लॉसेस दिखने पड़ता है, जस्ट बिकॉज बेयर मार्केट चल रहा है। जब वो बुल मार्केट आएगा, वो अच्छे स्टॉक्स रहते हैं तो उनका दाम बढ़ जाता है। सो इनकम स्टेटमेंट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। तो दिस वाज द पॉइंट। इसलिए ये शैलो सिक्लिकल इंडस्ट्री है, राइट? आप समझ गए ना कि जब ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं तो हर प्लेयर कमा रहा है, विजा विज जब ट्रांजेक्शन्स कम हो रहे हैं शेयर मार्केट में तो हर प्लेयर लॉस हो रहा है। तो आप उस हिसाब से आप समझ के होंगे व्हाट हैपेंस इन द बुल फेज। बुल मार्केट में क्या होता है? सो जो ब्रोकर्स है जैसे जरदा हो गए, ग्रो हो गए, एंजल वेल हो गए, जो भी, और ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स है, अदरवाइज मोतीलाल ओसवाल हो गए। सो बुल मार्केट में क्या होता है, डीमैट अकाउंट बहुत खुलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था कि 5x हो गया 5 इयर्स में, कोविड के बाद से 2021 से जब बूम आया था इक्विटी मार्केट में, 5x डीमैट अकाउंट हो गया। एयूएम ग्रोज रैपिडली ड्यू टू M2M गेन्स। तो जब बुल मार्केट होता है तो क्या होता है, आपका शेयर का वगैरह का प्राइस बढ़ जाता है, राइट? तो जो इससे पहले स्लाइड में आपको बता नहीं था इसका लास्ट पॉइंट कि M2M गेन्स आप रिकॉर्ड करते हो, लॉसेस हो गया तो आपको पीएनएल में लॉस दिखता है, प्रॉफिट हो गया शेयर की इन्वेस्टमेंट में तो आपको दिखाना पड़ता है, तो पीएनएल भी बहुत शार्पली ग्रो हो जाता है। आईपीओज आने लगते हैं, बहुत ज्यादा आईपीओज आते हैं, है ना। ओवरऑल वॉल्यूम्स ऑफ मार्केट पिकअप। सो इससे आई होप मैंने आपको ये तो समझा दिया कि एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। जब शेयर मार्केट अच्छा करता है, जब आईपीओ ज्यादा आता है, तो आप देख सकते हो कि हर प्लेयर का ही बेनिफिट हो रहा है, राइट? ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है जिसका बेनिफिट नहीं हो रहा है। एंड जब डाउन टर्न में जाता है तो सभी का मतलब बैड टाइम आता है। एंड सी व्हाट आर द साइंस ऑफ अ बुल मार्केट। मतलब ये बहुत इजी है, आप देखोगे टीवी में आके लोग नाच गाना ज्यादा करेंगे, मतलब सीएनबीसी आप ये सब में देखोगे तो एनालिस्ट लोग आके अपना ज्ञान पेलने लगेंगे। टेलीग्राम्स ग्रुप में ट्रेडिंग टिप्स आने लगते हैं। एंड जब आई कैन टेल यू, जब बेयर मार्केट आता है ना, वो टेलीग्राम चैनल्स गायब हो जाते हैं। जैसे बुल मार्केट आता है लोग और टिप्स देने लगते हैं। बिकॉज बुल मार्केट में क्या होता है यार, आप कुछ भी स्टॉक दे दो, जब बहुत ही हाइपर बुल मार्केट है वो उसका फंडामेंटल्स कैसे भी वो बढ़ ही जाता है। बट व्हाई डू वी नीड टू ट्रैक फंडामेंटल्स? बिकॉज आपको पता नहीं देगा कब बेचना है। इसलिए मैंने इतना वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि आप बेचना है, कब फंडामेंटल्स खराब हो रहा है। सो ठीक है, वो चीज था। तो वेल्थ मैनेजमेंट, जैसे मैं आपको बताया था, वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है कि इससे आपसे पैसा ले लिया, एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज किया आपसे, एंड आप
अब आपको कुछ नहीं देखना है, आपका टेंशन नहीं है, वो लोग आपके बिहाफ में मैनेज करेंगे, वो लोग स्टॉक रिसर्च करेंगे, वो लोग आपको पैसा एलोकेट करेंगे। सो वेल्थ मैनेजर्स के भी ना अलग अलग कैटेगरी होते हैं। एक पीएमएस फंड्स हो गए, या एक होते हैं डिस्क्रिशनरी वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें नुआमा 361 ये सब प्लेयर्स है। वो ना सिर्फ आपका वेल्थ मैनेजमेंट नहीं करते, स्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, सब कुछ करते हैं। सो वो चीज है। तो वेल्थ मैनेजर्स दे प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर एसेट क्लासेस। दे डू फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वैसे भी कमा रहे हैं ना कि किसी और का भी, से सपोज किसी और का वो म्यूचुअल फंड आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो उससे भी वो कमा रहे हैं। दे डील इन अनलिस्टेड शेयर्स एज वेल, बिकॉज वेल्थ मैनेजर्स का भी काइंड होता है। एंड ये से सपोज मतलब दे मेजॉरली डील विद एचएनआईज एंड दी अल्ट्रा एचएनआईज, राइट। सो अनलिस्टेड शेयर्स पे भी वो देखते हैं। जैसे नुआमा है, उसका एक अपना ब्रोकिंग सर्विस भी है। सो कस्टोडियन सर्विस जो है वो नुआमा के एक अलग से है। So point number up next point, many of them have also started manufacturing their own products. जैसे एक वेल्थ मैनेजर्स है, ठीक है। तो ये से सपोज देखो वो क्या कर रहा है, वो आपको रिकमेंड भी कर रहा है कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो। एंड उनका एक खुद का भी प्रोडक्ट है। से सपोज एक वेल्थ मैनेजर है, वो आपको बोल रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, एंड उनका खुद का भी म्यूचुअल फंड है, तो वो तो आपको बोलेगा ही ना कि भाई वो मेरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो। सो इसलिए मैंने लिखा ऑल्सो लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद क्लाइंट। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है। सो दे प्रोवाइड M2F फैसिलिटी टू HNIs एंड अल्ट्रा HNIs, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि से सपोज आप जैसे ऑप्शंस वगैरह बाय सेल करते हो, सो आपको वो ट्रांजेक्शन्स को हेल्प करने के लिए, जब आपको लोन वोन चाहिए वो फैसिलिटेट करते हैं, स्टेट प्लानिंग करते हैं। सो आप समझते हैं कि वेल्थ मैनेजर क्या कर रहे हैं, वो आपसे पैसा ले रहे हैं, राइट। एंड वो कुछ परसेंटेज आपसे चार्ज कर रहे हैं और वो पैसा मैनेज कर रहे हैं, एंड उसके साथ वो अदर सर्विसेज भी देते हैं, स्टेट प्लानिंग सर्विसेज भी देते हैं, एंड आपको लोन वोन चाहिए वो भी देते हैं, ब्रोकिंग सर्विस दे रहे हैं, अनलिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स में डील कर रहे हैं। सो वीजा वैसे एक ये बिजनेस हो गया, और एक ब्रोकर का बिजनेस देखो जैसे जरूरत, उसमें क्या है कि जब बेयर मार्केट आ गया, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, वो सिर्फ वेल्थ मैनेजर्स थोड़ा सा स्टिकी क्लाइंट है। बिकॉज आपसे सपोज एक क्लाइंट है 10-12 करोड़ का, उसका पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ बेयर मार्केट है, आप वो 10-12 करोड़ का जो क्लाइंट है वो तो आपके पास रहेगा ही ना। बिकॉज वो मतलब आप तो उसका प्लानिंग तो करोगे ना, टैक्स प्लानिंग करोगे, स्टेट प्लानिंग करोगे, अब डेट में एलोकेट ज्यादा करने के लिए वो सब देखोगे। तो वेल्थ मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू ब्रोकरेज एक लेस सिक्लिकल है, ब्रोकरेज ज्यादा सिक्लिकल है, वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ा सा कम की सिक्लिकल है, राइट। दिस वाज माय नेक्स्ट पॉइंट कि ये लेस सिक्लिकल है, राइट। बिजनेस ऑफ वेल्थ मैनेजर्स इज लेस सिक्लिकल देन बिजनेस ऑफ ब्रोकर्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एज दे कैन ऑलवेज क्रॉस सेल डेट, फिक्स्ड इनकम और मल्टी एसेट प्रोडक्ट। से सपोज जैसे इक्विटी अच्छा नहीं करेगा, तो वो वेल्थ मैनेजर क्या बोलेगा कि अभी आप डेट में लगा लो, अभी आप म्यूचुअल फंड में कर लो, अभी आप बॉन्ड में पैसा लगा लो, है ना। तो क्रॉस सेल वो कर सकते हैं। क्लाइंट्स एसेट्स आर मोर स्टिकी, ठीक है। ऑब्वियसली 10-12 करोड़ का आपका क्लाइंट है, सो उसको अब वो ऐसे थोड़ी ना चल जाएगा कि भाई अभी सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिर गया, अब मैं आपसे काम नहीं करूंगा, वो इसमें वैसा तो नहीं चलता है, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर्स प्ले अ की रोल है, बिकॉज एक अच्छा आरएम होना भी जरूरी है। मतलब क्या क्वालिफाइड आरएम्स होते हैं इनका। इसमें आप एक से सपोज एक क्लाइंट है जिसका 50-60 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसका आप ऐसा थोड़ा ना बोलोगे कि इसमें कप एंड हैंडल चार्ट बनी आप बाय कर लो, इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट उसको थोड़ी ना पता होगा। यू नीड टू बी इंटेलेक्चुअल एंड यू नीड टू टॉक विद देम सोफिस्टिकेटेडली। सो एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, इसलिए इसमें आरएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। इस नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, when wealth managers hire more RMs or develop more technology platforms, it often leads to higher cost to income ratio, ठीक है। मतलब ये तो ऑब्वियस सा बात है ना। अब बेयर मार्केट वगैरह में आ गया, पर आप आरएम्स को जाने तो नहीं दे सकते, बिकॉज वो आरएम से आपका क्लाइंट बंधा हुआ है, तो सब आरएम को आप जाने नहीं दे सकते हो। डाउनटाउन में क्या हो रहा है कि आपके पास भले ही उतना एएम का एक्स्ट्रा फ्लो नहीं है, बट आपको आरएम्स तो रखने ही पड़ते हैं, तो एक कॉस्ट टू इनकम रेशियो बेयर मार्केट में इनका थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो चीज है। सो अब ये है कि इसमें आप क्या वेरिएबल्स ट्रैक करोगे व्हेन यू आर ट्रैकिंग अ वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, आप क्या ट्रैक करोगे। सो जैसे मेरे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में मैं सबसे पहला पॉइंट बोलता सेल्स ग्रोथ। यहाँ पर भी वही है कि आप एयूएम ग्रोथ को सबसे पहले ट्रैक करोगे। एयूएम ग्रोथ क्या हो गया कि सी एक वेल्थ मैनेजर वगैरह कैसे कमा रहा है, उनका जितना बड़ा एयूएम है, जैसे सब 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ का एयूएम है, उस पर वो 1-2% चार्ज कर रहा है, वो उनका रेवेन्यू हो गया। उसके बाद उसके एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट, फर्नीचर, ये रेंट वेंट जो भी है।
बट एएम ग्रोथ इज द मेन थिंग। जैसे मैं आपको बार बार बोलता था कि सेल्स ग्रोथ इज द मेन थिंग, वैसे एएम ग्रोथ इसमें क्रिटिकल हो जाता है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स हायर द बेटर, है ना। और जितने अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स होंगे उतना बेटर होता है, बिकॉज आपका वॉलिटिलिटी कम हो जाता है। हाउ आर दे ओन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स डूइंग, जैसे एक वेल्थ मैनेजर मैनेज कर रहा है, सो अपना जैसे वो है ना, एक अपना उसने पीएमएस बना लिया, उस पीएमएस में आपसे पैसा ले रहा है, तो वो पीएमएस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, बिकॉज पीएमएस अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, एक अच्छा अल्फा जनरेट करेगा, तभी तो एचएनआई क्लाइंट आएगा उसके पास। सो वो चीज हो जाता है। एंड चलो कॉस्ट, ये आपको मैं इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू और ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू को डिटेल में बताता हूँ। कॉस्ट टू इनकम तो आप समझ गए, जो मैं आपको बताया कि बेयर मार्केट में कॉस्ट टू इनकम बढ़ जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट लेट गो ऑफ देयर आरएम्स क्विकली। एंड नेट आउटफ्लोज और रिडम्पशन भी आपको ट्रैक करना है कि कितना रिडम्पशन हो रहा है वर्सेस कितना इनफ्लो हो रहा है, तो नेट रिडम्पशन है या नेट इनफ्लो है, बिकॉज दैट डिटरमाइंस द इनकम। सो आप देखोगे ना कि एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर को थोड़ा सा ज्यादा मल्टीपल मिलता है रिस्पेक्ट टू ब्रोकर्स, बिकॉज जैसे मैंने आपको और भी अदर वर्कशॉप्स में बताया था कि मार्केट लव्स प्रेडिक्टेबिलिटी इन अर्निंग्स। सो ब्रोकरेज का क्या है कि जिस दिन बेयर मार्केट आता है, सपोज 2-3 साल के लिए बेयर मार्केट आ गया, तो आईपीओ ड्राई अप हो जाएगा, उतना ट्रांजेक्शन होंगे नहीं। बट वेल्थ मैनेजमेंट तो उतना सिक्लिकल नहीं है। एक क्लाइंट है जिसका 50 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो तो आपके साथ फिर भी काम करेगा ही ना, बिकॉज उसको तो और भी सर्विसेज चाहिए। एंड एक क्वालिफाइड आरएम एक प्रोटेक्टेड रहता है। सो हमें हमेशा यही देखना है कि कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है जो ट्रांजैक्शनल नहीं है बट वो स्टिकी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इज द मार्केट डूइंग, वो रेवेन्यू आएगा। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हायर मतलब हायर आपका स्टिकी क्लाइंट्स रहेगा, हायर द मल्टीपल्स द मार्केट विल गिव, बिकॉज मार्केट का सिंपल है, वो ना प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू को रिवॉर्ड करता है। इसलिए आप देखोगे ना, सिक्लिकल कंपनीज को उतना हाई पी मल्टीपल नहीं मिलता है, जैसे एचयूएल हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, डिस्पाइट उनके एक बहुत ज्यादा हायर मल्टीपल्स है। बट यहाँ पर इस इंडस्ट्री में ना 30%, 25% से ग्रो करने के बाद भी वो हाई मल्टीपल्स नहीं मिलता है, 70 पी टाइप का मल्टीपल मिलना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सिक्लिकल है एट द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए आपको साइकिल को भी केयरफुली प्ले करना पड़ता है, बिकॉज यू वुड वांट टू बी इन्वेस्टेड ना कि जब बेयर मार्केट हो, बिकॉज सी आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो यू हैव टू बी अ बुल ऑन इंडिया। आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, यू विल हैव टू बी एटलीस्ट ऑप्टिमिस्ट और बुल ऑन इंडिया। एंड आपको तो पता ही है ना कि इंडिया में एसआईपी कल्चर इज हियर टू स्टे, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन बेयर मार्केट इन दिस सेक्टर, बिकॉज जब बुल मार्केट आएगा था तो सब अर्निंग्स, रेवेन्यू अर्निंग सब पिक आउट हो जाएगा, सब बढ़ने लगेगा, वैल्यूएशन फुल ब्लोन पे रहेगा। बट अभी यू गेट एट ए डिस्काउंट। इसके बाद मैं आपको वैल्यूएशन भी दिखाऊंगा कि इस सेक्टर में किस स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो व्हाट आर द कॉन्फल सर्चेस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, है ना। जैसे आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी क्या हो गया, नुवामा, 360 वैम, ये सब जो जो भी क्लाइंट से वेल्थ लेके मैनेज कर रहे हैं, आप इसमें देखोगे ना कि हाउ इज द एयूएम ग्रोथ, हाउ इज द आरएम हायर्स, मतलब रिलेशनशिप मैनेजर्स वो छोड़ छोड़ के आपको जा तो नहीं रहे हैं। ट्रांजेक्शन लेड इनकम वर्सेस एन्युटी इनकम, मतलब एन्युटी इनकम मतलब जो आपका रेगुलरली रहेगा, ट्रांजेक्शन इनकम मतलब जो एक बार है, जो बार बार नहीं होगा। टैलेंट चर्न इन द ऑर्गेनाइजेशन, सी इसमें एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम ये है कि टैलेंट चर्न बहुत होता है। सपोज जैसे नुवामा या 361 का इंडस्ट्री ले लो, ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट में है। सो से सपोज कि एक आदमी है जो आपका पी जो एक फंड मैनेजर है, जो आपका पीएमएस मैनेज कर रहा है, जो क्लाइंट से पैसा लेके मैनेज कर रहा है। अब कल को वो यार वो 361 या नुवामा से निकल के खुद का भी तो एडवाइजरी सर्विस चालू कर देता है, तो टैलेंट चर्न बिकम्स इसमें प्रॉब्लम है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको वेल्थ मतलब वेल्थ मैनेजर तो इंपॉर्टेंट है ना, वो पोर्टफोलियो मैनेजर ही छोड़ के अपना चालू कर देगा, फिर वो अपना क्लाइंट बेस बना लेगा, तो वो कंपनी का लॉस हो जाता है। तो टैलेंट चर्न इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स बीइंग ऑनबोर्डेड, मतलब कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, एचएनआई यूएचएनआई क्लाइंट्स, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री ये जनरली एचएनआई एंड अल्ट्रा एचएनआई से डील करते हैं, तो आपके पास और क्लाइंट आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। सो ये टॉप वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स इन इंडिया है, जैसे 361, नुवामा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, जेएम फाइनेंशियल, आनंद राठी। सो ये सब अलग अलग प्लेयर्स है, and इनका एओएम भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये सब वेल्थ मैनेजर है। आई होप आपको वेल्थ मैनेजर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद व्हाट डू द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डू। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करते हैं, सिर्फ बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में से कोई कंपनी है जो आईपीओ आ रहा है तो उसको आईपीओ फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं। बेसिकली आईपीओ ला रहा है तो वो इक्विटी कैपिटल रेज कर रहा है, सो दे हेल्प इन आपको इक्विटी कैपिटल रेज करने में मदद करते हैं, या आपको डेट कैपिटल रेज करना है, मतलब डेट से आपको पैसा रेज करना है, उसमें मदद करते हैं। या कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रहा है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन वो फैसिलिटेट करते हैं, है ना।
रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह, मतलब बेसिकली आप जो भी आईपीओ वगैरह देखते हो ना, तो ये फैसिलिटेट करते हैं। एंड उसके बाद इक्विटी कैपिटल, डेट कैपिटल, किस कंपनी का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब आप आईपीओ आ रहा है किस वैल्यूएशन पे आना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल है प्ले करने के लिए। सो दो इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब हम दो का स्टडी करेंगे, एक जेएम फाइनेंशियल है, एक डैम कैपिटल है। सो मतलब इसमें क्या है ना, ये दोनों बिजनेस में, जैसे जेएम फाइनेंशियल, जैसे डैम कैपिटल का मैं आपको बताता हूँ। डैम कैपिटल का क्या है ना, वो लोग सिर्फ स्मॉल कैप्स आईपीओ में रहते हैं, तो उनका ना अर्निंग्स और भी ज्यादा वोलेटाइल होते जाता है। बिकॉज जैसे मैं आपको बताया, एक आईपीओ कब आता है, जब एक बुल रन, मतलब बुल रन चले तभी आईपीओ आता है। एक बेयर मार्केट पे आईपीओ जनरली आता नहीं है, बिकॉज वो एक आईपीओ को सब्सक्रिप्शन होता है कि एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वो वाला चीज रहता है। बट जैसे जेएम फाइनेंशियल जो है ना, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। वो आपका आईपीओ में भी है, एमएनए में, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में भी हेल्प करता है, वेल्थ मैनेजमेंट में भी है, हाउसिंग फाइनेंस में भी है। और तो इसलिए आप देखो रेवेन्यूज में भी कितना है, डैम कैपिटल 248 करोड़, जेएम फाइनेंशियल आपको 789 करोड़। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि जेएम फाइनेंशियल है ना, वो लेस सिक्लिकल है, बट डैम कैपिटल ज्यादा सिक्लिकल हो जाता है, बिकॉज वो तो सिर्फ स्मॉल कैप्स के उस पे है ना, कि जब स्मॉल कैप बूम करेगा, देन आई वुड वांट कि स्मॉल कैप का आईपीओ आए, तो उस समय इनका फिर अर्निंग्स बढ़ जाता है, तो इनका फिर वो हो जाता है, अर्निंग्स में स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। So for investment bankers, what do you need to track? You need to track the number of deals in the pipeline. कितना आईपीओ उस पाइपलाइन में है, या कितना मर्जर्स एक्विजिशन, कितना इक्विटी डेट का ट्रांजेक्शन वो करवाएंगे, बिकॉज ये लोग फीस चार्ज करते हैं, दे चार्ज अ हेवी फीस बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शंस दैट और द डील्स दैट दे विल डू। उसके हिसाब से उनका पॉइंट टू लिंक्ड है, जितना नंबर ऑफ डील्स होगा उतना फी इनकम रहेगा। एंड पॉइंट नंबर 3, कि जितना आईपीओ पाइपलाइन रहेगा उतना फी इनकम बढ़ जाएगा। सो एंड किस टाइप का आप देख सकते हो, क्या किस टाइप का ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, आईपीओज में हेल्प कर रहे हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, राइट्स इशू, क्यूआईपी, किस में हेल्प कर रहे हैं। सो ये पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्ले है, ये आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए ट्रैक करना है कि कितना डील्स है, राइट, कितना डील्स वो करवा सकते हैं, कितना आईपीओज वो लाएंगे, किस टाइप का ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट कर रहे हैं, उससे उनका इनकम डिटरमाइन होगा। सो अगर मैं आपको बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं ना, जेएम फाइनेंशियल का, जैसे आप देखो डैम कैपिटल का देखो, आप देखो कि इनका कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, रेवेन्यू ग्रोथ देखो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। मार्च 2023 में -9.92% था, और मार्च 2024 में 112% अप हो गया। अभी आप मार्च 26 देखो, अभी हम लोग बेयर मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनका देखो सीधा रेवेन्यू कितना कम हो गया। एंड दिस इज द रीजन कि ऐसे बिजनेस को ना उतना ज्यादा मल्टीपल मार्केट देता नहीं है, इट इज ट्रेडिंग एट 15 का मल्टीपल। वर्सेस आप जेएम फाइनेंशियल को देख लो, इसमें आपको थोड़ा सा कम सिक्लिकलिटी मिलेगा। मतलब उसमें तो आप देख रहे थे कि -100% वगैरह कुछ भी हो जा रहा था, बट इसमें इतना सिक्लिकलिटी नहीं है। एक स्टेबल पेस ऑफ ग्रोथ है 40-45%, उसके बाद -7%, माइनस, मतलब अभी वो 2 साल से अच्छा नहीं कर रहा, बिकॉज ये टर्न अराउंड प्ले है ही। बट मैं आपको एक चीज का दिखा सकता हूँ, सी, इसका मार्केट कैप 11-12 हजार करोड़ का है, तो मार्केट कैप इज द वैल्यूएशन जो आज के दिन पे मार्केट इसको असाइन कर रहा है। बट आप इसका बैलेंस शीट देखोगे, केवल इनका तो 11 हजार करोड़ का तो इनका इक्विटी कैपिटल ही है, मतलब इट इज ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू द बुक वैल्यू। सो मतलब जेम फाइनेंशियल, मतलब उस हिसाब से इट्स अ वैल्यूएशन वाइज इट्स अ वेरी गुड बेट। एंड जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको कॉन कॉल पढ़ लेना है। सो जब आप इनका कॉल कॉल पढ़ोगे ना, तो आपको यही सब डील देखना है, मतलब जैसे जैसे मैंने आपको उस समय सिखाया था। आप मतलब ये सब कीवर्ड्स आपको सर्च कर लेना, जो मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले दिखाया था, आईपीओस कितना है, कितने डील्स हो रहे हैं, क्या फी इनकम है, किस टाइप के ट्रांजेक्शन वो लीड कर रहे हैं, तो ये सब कंट्रोल एफ करके आप कर लो। अगर आपके पास पूरा पढ़ने का टाइम नहीं, तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। अल्टीमेटली आपको मेरा चेकलिस्ट तो फॉलो करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये सब वैसे प्लेस होते हैं दैट यू प्ले व्हेन देयर इज अ बेयर मार्केट, बिकॉज बुल मार्केट में तो अगेन उसका सेल्स ग्रोथ बहुत हाई होगा, अर्निंग्स बहुत हाई होगा, इट विल ऑलरेडी बी अवेलेबल एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन, यू डोंट प्ले दिस साइकिल बैक देयर। सो ये सब आप सर्च कर लो, आई कैन टेल यू। बट ये मैं इनका कॉल पढ़ा था, दे वर वेरी बुलिश एंड आई फाइंड इट अ वेरी गुड प्ले। आपने देखा कि इसका मार्केट कैप और इसका इक्विटी, इक्विटी की क्लोज अराउंड ही है उसका मार्केट कैप भी। सो इसमें भी देखो, ये लाइन पे देखो, बस मैंने आईपीओ लिखा था, इसमें क्या वो बोल रहे हैं, ऑन द आईपीओ फ्रंट आवर पाइपलाइन इज 1,40,000 करोड़, मतलब एक अच्छा हेल्दी पाइपलाइन है। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वॉलिटिलिटी इन द मार्केट्स दैट वी कंटिन्यू टू सी, व्हिच वाज देयर इन Q4 and Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर,
बिकॉज एफपीआई सेल कर रहे हैं एंड इसलिए इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू गेट आईपीओ डन। जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि आईपीओ हमेशा बुल मार्केट में ही आते हैं, बिकॉज उस समय इजी होता है ना, एंड कंपनीज को एक सब्सक्रिप्शन भी करना पड़ता है, 90% का सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए, वो आईपीओ को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो वो चीज है। सो ठीक है, इसके बाद वाले सेशन पे हम लोग डिपॉजिटरी से कंटिन्यू करेंगे, बट आई होप कि ठीक है, इसके बाद वाले सेशन से हम लोग वो डिपॉजिटरी करना चालू करते हैं, एंड इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को देखेंगे। बट आई होप आपको आज इस सेशन में आप ब्रोकर्स, वेल्थ मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में स्पेसिफिकली मैंने आपको दिखाया कि जेम फाइनेंशियल में कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट। बट अगेन नन ऑफ दिस शुड बी टेकन एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बिकॉज फिर पढ़ाने का पर्पस नहीं रहता है। आई एम टीचिंग यू टू कैसे सिक्लिकल प्ले को खेलते हैं, बिकॉज आप इसको तभी खेलोगे जब एक बेयर मार्केट चल रहा हो, लाइक अभी। बिकॉज जैसे अभी मैंने आपको दिखाया जेएम फाइनेंशियल का 45% अर्निंग सेल्स ग्रोथ था। सो वो तो बुल मार्केट पे आएगा, आप उस समय एट द पीक को थोड़ी साइकिल थोड़ी खरीदोगे, फिर तो बेयर मार्केट आ जाएगा तो उनका पूरा रेवेन्यूज ही चला जाता है, राइट। सो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेयर मार्केट पे खरीदना, बिकॉज बेयर मार्केट में सेंटिमेंट्स भी बहुत बेकार चलते हैं। जैसे अभी अभी इंडिया के अगेंस्ट कितना सेंटिमेंट चल रहा है कि हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है वगैरह वगैरह, तो बहुत सारा चीज अभी आप न्यूज में नेगेटिव सुन रहे हो। इट इज एट दोस टाइम यू प्ले द कैपिटल मार्केट साइकिल, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं वो डिपॉजिटरीज वगैरह के साथ। ठीक है।